तो आज हम क्या करते हैं ना, हम थर्ड चैप्टर थोड़ा सा पढ़ेंगे और फोर्थ और फिफ्थ, मतलब मेनली मेरा मोटिव है कि मैं फिफ्थ चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करूं। ठीक है, करें शुरू। नॉर्मल वैसे चलने दो जैसे हम रोज़ पढ़ते हैं, कोई डिफरेंस नहीं आएगा उसमें, वैसे सेम पढ़ेंगे। देखिए देखिए हमारे आसपास क्या होता है, सारी चीज़ें किसमें, मोशन में है। ठीक है, तो हम बात करेंगे बेसिकली मोशन की। अब जब तुम किसी पर्सन को मूव करते हुए देखते हो, ठीक है, जैसे मैं हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, और अगर तुम मेरे मोशन को देखोगे तो जैसे जैसे मैं आगे मूव करूँगा तो मुझे एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में क्या लगता है, टाइम लगता है। अगर मैं इस चीज़ को इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू टी स्क्र प्लस 4t। यहाँ पर देखिए मेरे पास एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, x है। मैं इसे बोल देता हूँ कि मेरा आउटपुट है। और यहाँ पर मेरे पास राइट हैंड साइड में क्या है, एक पॉलिनोमियल है जिसमें हमारे पास t की टर्म्स में दिया हुआ है। अगर आप इस t को बोल दें कि ये मेरा इनपुट है, और अगर आप इस इक्वेशन में t की वैल्यू चेंज करते जाएं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर पुट कर दिया t इज इक्वल टू 0, तो जब आप इधर t इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो आपके पास x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 0, कितना हो गया, 0 मीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब टाइम 0 सेकेंड्स था, मेरा ऑब्जेक्ट 0 मीटर पे था। अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास अलग वैल्यू बनेगी, 5 बनेगी। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 2 पुट करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या बनेगी, ये बन जाएगा 4 प्लस 8, कितना हो गया, 12 मीटर। तो हमारे पास हो क्या रहा है, आप इस इक्वेशन में टाइम की वैल्यूज पुट कर रहे हो और आपको अलग अलग क्या मिल रही हैं, पोजीशन मिल रही हैं। ठीक है, तो हम इस सिचुएशन को कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारे पास पोजीशन है इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। पोजीशन क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास टाइम का वैल्यू चेंज करेगा पोजीशन चेंज करेगी। या दूसरे लैंग्वेज में मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो उसे वो करने में क्या लगता है, टाइम लगता है। ठीक है, तो पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारे पास पोजीशन x है वो किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। मतलब जब भी पोजीशन लिखी जाएगी राइट हैंड साइड में आपको जो इक्वेशन है वो टाइम की टर्म्स में मिलेगा। ये चीज़ क्लियर हुई, इसे लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। डन हो गया, चलिए कर दीजिए। डन। तो हम इतना समझ गए कि पोजीशन किसके साथ चेंज करती है, टाइम के साथ चेंज करती है, तो पोजीशन टाइम का फंक्शन है। अब अगर तुम इसका चेंज देखना शुरू कर दो, जैसे तुमने लिखा dx/dt, ये तुम्हारे पास क्या है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम है, कि टाइम के साथ पोजीशन किस हिसाब से चेंज कर रहा है, उसे हम क्या बोल देते हैं, स्पीड या वेलोसिटी बोल देते हैं। स्पीड उसका मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन वेलोसिटी। अगर ये वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज कर रहा है, अगर हम उसकी बात करें तो हम उसे कैसे लिख देते हैं, dv/dt, या फिर उसको डबल डेरिवेटिव की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं d² x/dt का स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या होता है,
एक्सेलरेशन होता है। ये कुछ बेसिक से आइडियाज हैं कि मोशन को कैसे स्टडी किया जाएगा, क्योंकि पोजीशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो पोजीशन का चेंज भी टाइम पे डिपेंड करेगा। तो ये जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है ये बोथ किसके फंक्शन होते हैं, टाइम के ही फंक्शन होते हैं। तो ये जो वेलोसिटी है ये भी क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम है, और ये जो एक्सेलरेशन है ये भी क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम है। अगर तुम्हें ये चीज समझनी है तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक कार है, कार को एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम लगता है, तो इसका मतलब है उसकी पोजीशन जब चेंज कर रही है वो टाइम के साथ चेंज कर रही है। ये चीज क्लियर हुई। अगर तुम कार की स्पीड बढ़ाना चाहते हो, जैसे मान लो कार चली है 0 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, और तुम उसकी स्पीड बढ़ाना चाहते हो 100 किलोमीटर पर आवर पे ले जाना चाहते हो, तो क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि 0 से 100 हम एकदम पहुंच जाए? टाइम लगता है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो वेलोसिटी है बेसिकली अगर ये चेंज होनी है तो ये टाइम पे डिपेंड करता है, और जो वेलोसिटी का चेंज है वो एक्सेलरेशन है, मतलब स्पीड बढ़ने में कम होने में टाइम लगता है। तो हमारे पास ये दोनों ही चीज़ें क्या हैं, फंक्शन ऑफ टाइम है। ये बात क्लियर होगी, ठीक है। अब जो हमारा मेन टॉपिक था ये उसके लिए हम बैकग्राउंड तैयार कर रहे थे। हमें मेन समझना क्या है, मोशन वाला चैप्टर, लॉज ऑफ मोशन। तो उसकी बात करते हैं। देखिए, तो उसकी बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन की, और उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एक एक्सपेरिमेंट की, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे पहले तो एरिस्टोटल की फॉलिसी क्या थी, और गैलीलियो नाम के एक पर्सन ने उसे कैसे करेक्ट किया उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए फॉलिसी की बात करते हैं कि एरिस्टोटल ने क्या फॉल्स चीज अज्यूम कर ली थी और गैलीलियो ने कैसे उसे करेक्ट किया था। तो मान लीजिए जैसे कि तुमने एक बॉल थ्रो किया, ठीक है, ये क्या है, ग्राउंड है, और तुमने एक बॉल पकड़ा और उस बॉल को ऐसे थ्रो किया, ठीक है, ये वो बॉल है, और ये थ्रो कर दिया कुछ ऐसे। तो जब ये बॉल आगे की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, इवेंचुअली ये बॉल चलते चलते रुक जाएगा, ऐसे ही होगा ना, बॉल क्या करेगा, चलते चलते रुक जाएगा। तो एरिस्टोटल ने ये चीज क्या कर ली, एज्यूम कर ली कि चीजों को चलाए रखने के लिए किससे, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से फोर्स लगाते रहना जरूरी है। तो एरिस्टोटल ने क्या चीज एज्यूम कर ली कि ए कांस्टेंट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट with uniform velocity, ठीक है। ये चीज उसने अज्यूम कर ली कि एक कांस्टेंट फोर्स रिक्वायर्ड है किसी ऑब्जेक्ट को चलाए रखने के लिए, और उस टाइम पे ये बात बिल्कुल सेंसिबल भी थी। अभी भी तुम क्रिकेट खेलते होंगे या फुटबॉल खेलते होंगे, तो फुटबॉल को तुम किक करो, थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाती है, इट स्टॉप्स, और उसको आगे दोबारा से चलाने के लिए तुम्हें किक करना पड़ता है, ठीक है। तो उस टाइम पे लोगों को लगा कि शायद ये चीज करेक्ट है, पर गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि अपने आप में बहुत मजेदार है। तो हम वो एक्सपेरिमेंट यहाँ पर करके देखेंगे, ठीक है, मतलब थॉट्स में करके देखेंगे, ठीक है, हाँ। और फिर हम देखते हैं कि उसका आउटकम क्या था और इस स्टेटमेंट को उसने कैसे कंट्राडिक्ट किया, या फिर बोल सकते कैसे इंप्रूव किया। तो देखिएगा यहाँ, ही मेड एन अरेंजमेंट लाइक दिस, उसने कैसा अरेंजमेंट डिजाइन करा, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, एक ऐसा अरेंजमेंट डिजाइन करा, एंड लेट्स से उसने यहां पर एक बॉल रख दिया। अब तुम लोगों को पता है कि जब एक ऐसी शेप के प्लेटफॉर्म पे एक बॉल रखा जाएगा तो बॉल रोल करके कहां आ जाएगा, इट विल कम डाउन, ठीक है। और जब बॉल रोल करके यहाँ पर आएगा उसकी स्पीड बढ़ रही होगी, क्यों, क्योंकि अर्थ उसे खींच रही है, और स्पीड बढ़ती जाएगी, यहाँ पर स्पीड होगी इसके पास, फिर वो ऊपर चढ़ना शुरू करेगी और इवेंचुअली वो किसी हाइट पे जाके रुकेगी, और ये प्रोसेस रिपीट होगा, फिर वापस आएगी, फिर ऊपर जाएगी। तो उसने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि जिस हाइट से हम बॉल को क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, जैसे ये हाइट क्या है, h है, बॉल उसी हाइट तक दोबारा जा रहा है, ठीक है। सो ही मेड सम चेंजेस, उसने इस अरेंजमेंट में हल्का सा चेंज कर दिया। देखिए कैसे,
उसने चेंज क्या किया, उसने इस साइड की स्लोप तो इतनी रखी, इस साइड की स्लोप थोड़ी सी क्या कर दी, डिक्रीज कर दी। तो हमारे पास ये अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब ये बॉल मान लीजिए h हाइट से रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए, अगर हम एरिस्टोटल की बात मानकर चले, एरिस्टोटल ने क्या बोला था, चलाए रखने के लिए कांस्टेंट फोर्स लगाना जरूरी है। तो होना क्या चाहिए, बॉल सेम हाइट तक नहीं जाना चाहिए, पर होता क्या है, बॉल अगेन कहाँ पहुंच जाता है, सेम हाइट तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो उसने इस अरेंजमेंट में और बदलाव कर दिए, इसकी स्लोप और डिक्रीज कर दी कुछ ऐसे। अब नोटिस करिए, बॉल को सेम हाइट पर जाने में यहां पर ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ा, यहां पर सेम हाइट तक जाने में और ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। जैसे अगर बॉल इस हाइट से रिलीज किया जा रहा है h हाइट से, तो बॉल को सेम हाइट तक जाने में इतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। कितना, इतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, पर बॉल फिर भी सेम हाइट तक जा रहा है। तो उसने ये कंक्लूड किया कि अगर हम अरेंजमेंट को ऐसे बना दें, इफ वी मेक एन अरेंजमेंट लाइक दिस, तो बॉल सेम हाइट तक जाने के लिए चलता ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या कंक्लूड करें कि चीजों के हॉरिजॉन्टल मोशन में ग्रेविटी का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि हॉरिजॉन्टल मोशन जो है, हॉरिजॉन्टल मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो वैसे तो ये फ्रिक्शन वाले टॉपिक में कवर होगा कि बॉल रुक क्यों रहा है, पर यहां पर ग्रेविटी कभी भी किसी बॉल को रोल करती हुई बॉल को नहीं रोकती है। अगर वो हॉरिजॉन्टली रोल कर रही है, उसके पीछे कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई क्वेश्चन यहां तक नहीं है, कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ये बात क्लियर होगी। ठीक है, तो हमने मतलब ये हम बोल सकते हैं ना, छोटे छोटे, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसके नन्हे नन्हे कदम है मोशन को समझने के लिए, ये भी स्टार्टिंग के टाइम के नन्हे नन्हे कदम है। उन्होंने सिंपल एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ कंक्लूड कर ली कि हॉरिजॉन्टल मोशन जो है, इस तरफ वाला मोशन है, ग्रेविटी उसमें कोई भी रोल प्ले नहीं करती। हाँ, अगर तुमने क्या किया, जैसे कोई चीज़ पकड़ी ऐसे और ऊपर फेंकी, उसको खींचने में ग्रेविटी का रोल है, या कोई चीज़ ऐसे पकड़ी और ड्रॉप कर दी, उसको नीचे गिराने में ग्रेविटी का रोल है, पर ग्रेविटी का रोल इस तरफ वाले मोशन में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलिए ये यहां तक क्लियर हो गया, इसको इरेज करते हैं। अब देखिए, हमें एक और चीज समझनी है, वो कौन सी चीज है, देखिएगा यहाँ हमें एक टर्म समझनी है, इनर्शिया। अच्छा, तुम लोगों में से कोई बता सकता है इनर्शिया क्या होता है? रेजिस्टेंस इन द मोशन ऑफ अ बॉडी, रेजिस्टेंस है। हाँ, आप बताइए। हाँ, कोई चीज़ चली हुई है तो उसकी टेंडेंसी रहती है कि मैं चल ही रहूँ। हाँ, कोई चीज़ चली हुई है तो उसकी टेंडेंसी रहेगी कि मैं चलती ही रहूँ, रुकी है तो कोशिश रहेगी मैं रुकी रहूँ, जब तक फोर्स नहीं लगती। तो ये जो रेजिस्टेंस वो ऑफर करता है अपनी चेंज ऑफ स्टेट में, उसे क्या बोला जाता है? इनर्शिया बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं तुमसे पूछ लूँ कि इनर्शिया कौन से ऑब्जेक्ट का ज़्यादा होगा, तो इनर्शिया को मेजर कैसे करें? मास से मेजर करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर किसी चीज़ का मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये एक साइकिल है, ठीक है, और तुम्हारा दोस्त तुम्हारी तरफ आ रहा है साइकिल पे। ठीक है, अब तुम्हारा दोस्त कितना होगा? 40-50 किलो का होगा, है ना, और साइकिल भी इतने घर की होगी, तो हम एस्टिमेट कर लेते हैं कि 100 kg का साइकिल है, तुम्हारी तरफ आ रहा है। ठीक है, ये तुम खड़े हो और तुम इसे रोकना चाहते हो, तो देयर इज अ डिसेंट चांस कि तुम इसे रोक लो,
पर अगर तुम्हारी तरफ एक ट्रक आ रहा है फिर, और तुम बोलो कि मैं भैया सुपरमैन की तरह इसको सामने से रोक दूंगा, चलो सुपर गर्ल की तरह रोक दूंगी, है ना, तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है? नहीं। क्यों? एक तो ये ट्रक है, इसका मास ज़्यादा है, दूसरा इनर्शिया इसमें ज़्यादा होगा क्योंकि मास ज़्यादा है। ठीक है, वैसे अगर ट्रक रुका भी है तो, और साइकिल रुकी भी है, तो साइकिल को मूव करना ईजी है, ट्रक को मूव करना क्या है? मुश्किल है। सिंपली इस वजह से क्योंकि मास ज़्यादा होने से इनर्शिया बढ़ जाता है। ठीक है, अब एक और चीज़ हमें समझनी पड़ेगी यहाँ पर, एक टर्म हमें डिफाइन करनी पड़ेगी मोशन को और अच्छे से समझने के लिए, जिसे मोमेंटम बोला जाता है। ठीक है, जैसे हम एक और एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ समझते हैं। जैसे मान लो तुम सड़क के बीचों बीच खड़े हो ऐसे, ठीक है, ये तुम सड़क के बीचों बीच खड़े हो और लेट्स से यू आर ब्लाइंड फोल्डेड, मतलब ऐसा करना मत कभी जाके, पर लेट्स से कि तुम ब्लाइंड फोल्डेड हो और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी तरफ कोई चीज़ आ रही है जिसकी स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब स्पीड का तो तुम्हें पता चल गया, अब वो क्या चीज़ आ रही है या तुम्हें कितना खतरा है वो किस पे डिपेंड करता है, उसका मास कितना है। जैसे मान लीजिए एक मक्खी है, ये लेट्स से कि ये एक फ्लाई है और ये तुम्हारी तरफ आ रही है 40 मीटर पर सेकेंड से, कुछ ऐसे, तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर अगर ये एक ट्रक है तो मतलब देयर इज़ अ चांस ऑफ कंसर्न कि तुम्हें थोड़ा सा डर लगना चाहिए कि एक ट्रक जब 40 मीटर पर सेकेंड से आएगा तो जब वो टकराएगा तो वहाँ पर नुकसान ज़्यादा होगा। तो हमें बेसिकली ये भी पता होना ज़रूरी है कि कोई चीज़ कितनी तेज़ी से चली हुई है और ये भी पता होना ज़रूरी है कि उसका मास कितना है। ठीक है, तो हमें क्वांटिटी डिफाइन करते हैं मोमेंटम, और मोमेंटम सिंपली क्या होता है? प्रोडक्ट दोनों का। ठीक है, मतलब एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये बुलेट है, एक गोली है, ठीक है, और मैं ऐसे पकड़ूं और मैं बोलूं लो कैच करो, ठीक है, तुम्हें कुछ होगा? नहीं होगा। पर गोली मैं बंदूक में ऐसे चला दूं, फिर मैं बोलूं चलो पकड़ो कैच करो, तब कुछ हो जाएगा। तो सिर्फ ये पता होना काफ़ी नहीं है कि मास कितना है, या सिर्फ ये पता होना काफ़ी नहीं है वेलोसिटी कितनी है, दोनों कितने हैं उस पर एक क्वांटिटी डिपेंड करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। ये बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर होगी। अब यहीं से हम सेकंड लॉ निकालेंगे। हाँ, तो देखिए, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। एक कार है ये, ठीक है, ये एक कार है, हम इसका मास मान लेते हैं लेट्स से 1000 kg, और ये कार अभी रेस्ट में है। तो रेस्ट में है तो इसका वेलोसिटी